डोंकी के रास्ते से, और 2020 में वापसी आया था। क्या रास्ता था, आप क्यों गए, एजेंट कहाँ से, कैसे, कितने पैसे? उस टाइम 30-32 लाख रुपए खर्चा गया था। मैं यहाँ से एडिस बाबा से इथोपिया से साओ paulo ब्राज़ील, उसके बाद फिर मैं बाय रोड गया था। तो वहाँ पर क्या रास्ता रहता है वहाँ ये पर? ब्राज़ील के बाद फिर हमने बाय रोड पेरू, एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर समुद्र के से टूर्बो से कुपुरगाना के लिए किश्ती लगती है 4-4.5 घंटे की। उसके बाद जंगल में हमारे 5 दिन 4 रात लगी थी। पनामा में हमारे लगभग 40 दिन लगे थे, कैंप भी लगाए थे हमने। फिर कोस्टरिका के बाद निकारागुआ के बाद होंडरस के बाद ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर यूएसए वाला बॉर्डर क्रॉस किया था हमने। तो यूएसए, मैक्सिको से आपने यूएसए मैक्सिको क्रॉस कर लिया था, उसके बाद वहाँ पर कैंप में या जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते उस टाइम बॉर्डर पेट्रोल ने हमें पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद फिर चौंकी ले गए थे, वो 18 दिन चौंकी में, 5 स्टेट में अलग अलग में कैंप में रही। तो क्या स्थिति रहती थी वहाँ पर? और चाहे पनामा के जंगलों की बात करें या समुद्र की किश्ती की बात करें या कैंप की बात करें? देखो हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। समुद्र की किश्ती तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो लहर भी इतनी ज़्यादा तेज होती है, बंदे यार छोटी सी किश्ती के अंदर 40-40 बंदे को उठा के ले जाते हैं, बहुत परेशानी होती है उसमें। फिर उसके बाद जो जंगल है उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता, अपना सामान रखते हैं बंदे साथ में, जो भी होता है। माफिया वगैरह? हाँ, माफिया तो मिलते ही है जी। जैसे लूटपाट होती है, जितने बंदे होते हैं ना सभी अब डॉलर ले लेते हैं, जितने जिसके पास डॉलर होते हैं सामान छीन लेते हैं, जो उनको कीमती सामान लगे। क्यों जाते हैं युवा, कोई खास वजह होती है? आपका क्या कारण था? सब सोचे जी अच्छे पीछे बन जाएंगे वहाँ कमाई के लिए, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, पीछे बंदे की बैक बन जाए, घर परिवार में जिक्र पीछे की जो तंगी हो नहीं से नहीं पड़े घर को ना। तो आपके कितने पैसे लगे, कैसे वो पैसे आपने अरेंज किए थे? मेरा तो उस टाइम 30-32 लाख रुपए लग गया था। मैं 18 लाख रुपये डाउन चुका था। उसके बाद फिर मैं अगर वकाल करे उनमें भी टोटल 30-32 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम। खुद के थे या कर्जा वगैरह? कर्जे तो लेने पे इतने रुपये जो खुद क्यों जी, फिर क्यों जाएंगे हम, फिर यही नहीं कुछ काम कर लेंगे, उठा के ही गए थे। तो वापस कब आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, क्या सिचुएशन रहती है वापस? उस टाइम ट्रम्प का राज से डिपोर्ट कर दिया था मेरे को, इंडिया भेज दिया था। फिर हम 170 बंदे आए थे लॉकडाउन में। तो अब आप क्या करते हैं, कैसे वो क्या अपना काम ठीक है जी। एक बस स्टैंड पीछे कैफ़े है, एक नागपल वाली गली में होटल है, एक ये दयाल सिंह कॉलेज के पास अभी तैयार कर रहे हैं। तो जो कर्जा लिया था वो उतार दिया? हाँ जी, उतार दिया हो रहा मैम। आपने सुना होगा 104 भारतीय डिपोर्ट होकर आए हैं। हाँ जी, पता लगा था। तो कैसे देखते हैं, ये कौन लोग देखो हैं? जी, जिनका कोई किला बेच के जा रहा, कोई घर रख के जा रहा है, अपना कोई घर बेच के जा रहा है, बहुत दिक्कत है जी उनके लिए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ जाएँ। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मैं आया था सोचा था कहाँ से शुरू करें। अब उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत काम है। ये 30 लाख वहाँ लगाए थे, 1-1.5 लाख रुपये तो यहाँ भी कमा सका बंदा 30 लाख लगा कर। यहाँ लोग सोचा रिस्क का ज़्यादा, और यहाँ तो रिस्क में चलो 30 लाख के 20 तो बच जाएंगे, फिर भी जो कुछ काम करेंगे वहाँ तो 30 के 30 जीरो हैं। इसलिए यहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। कैंप की क्या सिचुएशन रहती है, घर वालों से बात करना या त्यौहार की कोई सिचुएशन? क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 महीने से गए हुए थे और अब एकदम से वापस आ गए। उनकी जिनकी दिवाली भी जेल के अंदर में नहीं होगी, उनके घर पीछे दिवाली भी नहीं मनी होगी, जो जेल के अंदर थे, उनके लिए तो परिवार के लिए बहुत कठिनाई है। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन? मेरे साथ भी ऐसी हुई थी जी। फ़ोन कॉल का क्या रहता है, क्या घर वालों फ़ोन कॉल जैसे कोई अपना रिश्तेदार होता है, डॉलर डाल देता है तो कॉल हो जाती है इंडिया, नहीं फिर नहीं डालता तो फिर बंदे के लिए परेशानी है। अगर कोई कबूतरबाजी का केस हमारे यहाँ रिपोर्ट होता है और उसको आफ्टर थोरो इंक्वायरी उसमें हम संज्ञान लेते हैं और एफआईआर रजिस्टर होती है। और अभी तक 144 के करीब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें अपना लगभग 83 के करीब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ जिनका अंदेशा हमें ऐसा है कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, उनकी 37 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं, उनकी लुकआउट सर्कुलर जारी है। तो जैसे भी किसी भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पे वो इंटरसेप्ट होते हैं तो उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे लगातार जो रिकवरी है वो जारी है। तो अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है। इमिग्रेशन पे जो हमारी चेक है यही है, काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। कोई गिरफ्तारी अब लेटेस्ट कोई हुई वो ऐसे अभी डेली होती हैं इसमें, जो हमारी स्पेशल यूनिट्स भी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सेल हों, CIAs हैं, तो वो भी अरेस्ट इसमें करती रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड स्टेट के भी हैं, पंजाब के भी होते हैं, दिल्ली के भी होते हैं,
और लगातार धरपकड़ होती रहती है बिकॉज मल्टीपल केसेस हैं जी। डेल अभी डिपोर्ट होकर आए हैं सर, उनकी कोई शिकायत या आपको कोई सूचना मिली हो? अभी सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज़ में चल ही रहा है 100+ लोग अभी वापस आए हैं, उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है एंड एज़ पर द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इलीगल माध्यम से जाते हैं, किस तरीके से? देखिए 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीज़ा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहाँ भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है, लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं, बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े ख़तरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं, इसमें लाइफ रिस्क भी कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी? ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बता चुका हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफ़ी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग? बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है सोर्स, तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है, तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय पुराना है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं, और ये इसमें से काफ़ी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं, आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं जी। या एजेंट लोगों को बाहर भेजते हैं, उस पर करनाल पुलिस किस तरीके से शिकंजा कसती है? अगर कोई कबूतरबाजी का केस हमारे यहाँ रिपोर्ट होता है और उसको आफ्टर थोरो इंक्वायरी उसमें हम संज्ञान लेते हैं और FIR रजिस्टर होती है। और अभी तक 144 के करीब FIR रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें अपना लगभग 83 के करीब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ जिनका अंदेशा हमें ऐसा है कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, उनकी 37 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं, उनकी लुकआउट सर्कुलर जारी है। तो जैसे भी किसी भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पे वो इंटरसेप्ट होते हैं तो उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा।